हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो लेक्चर है आपके पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे कि हमारे पीएनएसटी के एग्जाम में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, उनका पैटर्न किस तरह का होता है। तो इन सब क्वेश्चन पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए कुछ क्वेश्चंस पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह इतिहास का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्यारे साथियों, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है। देखिए, इस बात को समझिए कि ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन करंट अफेयर का है। करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। यह क्वेश्चन इसलिए बनते हैं ताकि आपके करंट अफेयर का नॉलेज देखा जाए। देखिए, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। अब जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात विशेष ध्यान देनी होगी कि जब आप ओलंपिक 2024 की बात आप पढ़ रहे हैं कि 2024 में आयोजन हुआ है, तो एग्जामिनर यह भी चाहता है कि अगर आप 2024 के ओलंपिक जानते हैं, पेरिस में हुए हैं, तो आप यह भी बताइए 2028 के ओलंपिक कहां पर होंगे। तो यह होंगे लॉस एंजलिस में। कहां पर होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। लॉस एंजलिस अमेरिका में है। ओके, इसके साथ साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2032 के ओलंपिक कहां पर होंगे। तो 2032 के जो ओलंपिक हैं यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और इसके बाद के 2036 के ओलंपिक अभी डिसाइडेड नहीं है, तो हम बता नहीं सकते। अब इसके साथ साथ में आपने 2024 के ओलंपिक देख लिया, 2028 के ओलंपिक देख लिया, 2032 के ओलंपिक आपने देख लिया है, 2036 के ओलंपिक देख लिया है। तो आपको यह भी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि 2020 के ओलंपिक कहां पर हुए हैं। तो 2020 के जो ओलंपिक हैं, याद रखिएगा, यह टोक्यो में हुए हैं। टोक्यो जापान में हुए हैं। और यह भी ध्यान रखिए 2016 के ओलंपिक जो है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह समझने का प्रयास कीजिए कि यह 2024 का करंट अफेयर है, लेकिन आपसे वह क्वेश्चन पूछ सकता है कि 28 के ओलंपिक कहां पर होंगे, 32 के ओलंपिक कहां पर होंगे और 36 के ओलंपिक कहां पर होंगे। अगर डिसाइड हो गए हैं तो 2020 के ओलंपिक कहां पर हुए और 2016 के ओलंपिक कहां पर हुए। यह क्वेश्चन करंट अफेयर के अंतर्गत आपका पूर्व का जो नॉलेज है वह भी जानने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए हम अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा जो क्वेश्चंस की नंबरिंग है उस पर आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। हम सबसे लास्ट के क्वेश्चन में चलते हैं और एक तरफ से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास हम करेंगे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, लेकिन इसको 2 मान लीजिएगा और आंसर देते चलिएगा। 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। कहने का मतलब है कि 4 सालों में अगर आप उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके लिए भारत में कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है।
प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई खिलाड़ी 4 सालों में अपना उत्कृष्ट परफॉर्मेंस देता है तो उसे याद रखेंगे खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ 1992 से हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो याद रखना इसकी पुरस्कार राशि कितनी है। पुरस्कार जो राशि हो जाती है, यह राशि हो जाती है बताएंगे 25 लाख रुपए। कितनी है? 25 लाख रुपए है। और यह भी ध्यान रखिए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है या हम बात करें खेल रत्न पुरस्कार है, ये सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला था तो याद रखेंगे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 सालों में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ है? 1992 से। सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। भारत के अंदर खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार देते हैं वो खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। और वहीं बात करें पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। एक फैक्ट और याद करते हुए चलिए, जब इसका शुभारंभ किया गया तो इसके प्रारंभ में इसका नाम था खेल रत्न पुरस्कार, फिर बाद में इसका नाम चेंज किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और फिर इसका नाम 2022 और 23 में इसका नाम चेंज किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये नंबरिंग बिगड़ी हुई है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, है ना। भारत की जलवायु का वर्णन किस प्रकार की जलवायु में किया जाता है? तो भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या भारत की जलवायु मानसून प्रकार की जलवायु है? क्या भारत की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु है? क्या भारत की जलवायु टुंड्रा प्रकार की जलवायु है? क्या भारत की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है? अब थोड़ा सा समझिए, जो भूमध्य सागर है उसके आसपास जो देश पाए जाएंगे वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो हम तो भूमध्य सागर के आसपास है नहीं है। टुंड्रा प्रदेश, जो पृथ्वी के पोल्स है वहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। भूमध्य रेखीय जलवायु, जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है, उस पर बसे हुए जो देश होते हैं वहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर होगा बताएंगे मानसून जलवायु। जी हां, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगर कभी ऐसा पूरा नाम मिल जाए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु तो भी राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु लगाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, हम पूरा लिख देते हैं यहां पर, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके, ध्यान रखना। भारत में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले जो मानसून का आगमन होता है भारत में, सर्वप्रथम जो मानसून आते हैं, सर्वप्रथम मानसून का जो आगमन होता है ये कहां पर होता है? हमारे केरला स्टेट में। कहां पर होता है? केरला स्टेट में। ये ध्यान रखिएगा, केरल में जो मानसून का आगमन होता है वह याद रखना लगभग अगर देखा जाए तो 1 जून में, 1 जून में याद रखना मानसून पहुंच जाते हैं और सबसे पहले बारिश कराते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे पहले वर्षा कहां पर होती है? केरला में होती है। लगभग कब होती है? तो 1 जून के आसपास में होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछ ले, भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछ ले तो क्या बताएंगे? केरला स्टेट बताइएगा। सॉरी, सर्वाधिक वर्षा अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? मासिनराम चेरापूंजी, मासिनराम या फिर बोल देंगे चेरापूंजी। और ये कहां पर पड़ता है? मेघालय में। कहां पर पड़ता है? मेघालय में।
तो भारत में सबसे अधिक रेनफॉल कहां पर देखने मिलती है? मासेनराम, चेरापूंजी, मेघालय में मिलती है। और सबसे कम वर्षा कहां देखने मिलती है? तो सबसे कम वर्षा हमको देखने मिलती है लेह लद्दाख में। कहां पर देखने मिलती है? लेह लद्दाख में देखने को मिल जाती है। क्या आप सहमत हैं इन बातों से? तो ये ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु है। पूरा नाम क्या मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? केरला में होता है, यह भी ध्यान रखिए। लगभग 1 जून में ये मानसून का आगमन हो जाता है केरला में। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासेनराम, मेघालय में होती है। और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। ओके, यहां पर मैं आपको कुछ फैक्ट के रूप में और बातें बताना चाहूंगा। वह फैक्ट यह है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो स्थान पूछे जाने पर पचमढ़ी याद रखिएगा, जिला पूछे जाने पर बालाघाट याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो पचमढ़ी लगा दीजिएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो आप बालाघाट लगाइएगा। ओके, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो गोहद लगाइएगा। और गोहद कहां पर पड़ता है? तो भिंड में पड़ता है। ओके, क्लियर है? चलिए हम आज का अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा क्या है? भारत की समय निर्धारित करने वाली जो रेखा है, हम जिसको बोलते हैं, याद रखना, मानक समय रेखा भारत की, वह कौन सी है? क्या यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? क्या यह 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? क्या यह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? क्या यह 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है? ओके, तो अगर हम बात करें तो भारत की जो मानक समय रेखा है यह है, याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ओके, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यह याद रखना आपको इस मैप में कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये मैप भी आप देख सकते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, यह ध्यान रखिए। इसके साथ साथ में अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों को काटती है? तो भारत के 5 राज्यों को काटती है। सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। पहला उत्तर प्रदेश, पहला है यूपी, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर आएगा उड़ीसा और 5वें नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। जब आप एग्जामिनेशन में जाए तो इस बात का ध्यान रखिए कि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बन जाए कि मानक समय रेखा, जो भारत की मानक समय रेखा है, वो किस राज्य से होकर नहीं जाती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की मानक समय रेखा भारत के किस राज्य को नहीं काटती है, तब आपको ये 5 राज्य के नाम ध्यान रखने होंगे। हो सकता है आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश मिले, छत्तीसगढ़ मिले, महाराष्ट्र मिल जाए और उत्तर प्रदेश मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से यह रेखा नहीं गुजरती है। ओके, ठीक। यहां पर एक आग्रह और है आपसे, अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ डाउट है, आप इस क्वेश्चन का नंबर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 और 18 नंबर के क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा अपना डाउट कि सर हमें ये डाउट है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा, आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? क्या वो डेक्कन ट्रैप ज्वालामुखी है? क्या वह बैरन ज्वालामुखी है?
क्या वह वारातंग द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है? क्या वो नारकोंडम द्वीप पर स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य में या किस यूटी में स्थित है सर? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा, भारत में केवल 2 ज्वालामुखी हैं। भारत में ज्वालामुखी वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं। पहले ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, और दूसरे का नाम क्या है सर जी? तो दूसरे का नाम है नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी है, यह ध्यान रखिएगा। जो बैरन ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो यह कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह याद रखिए। और जो हमारा नारकोंडम ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त का मतलब क्या होता है? तो डॉर्मेट बोलते हैं, डॉर्मेट वॉल्केनो। ओके, ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भारत का एकमात्र, तो वो बैरन है। लेकिन पूछा कि प्रसुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेट वॉल्केनो कौन सा है, तो आप बताइएगा नारकोंडम है, नारकोंडम आइलैंड पर स्थित है। ओके डन, बढ़े आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मानक ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यह संख्या 90 है? 90 है। क्या यह संख्या 179 है? क्या यह संख्या 270 है? क्या यह संख्या 360 है? ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप बताइएगा 179। क्या होती है? 179। लेकिन अगर मानचित्र पूछ लेता है, मैप पूछ लेता है, तो मानचित्र में याद रखना जो लैटिट्यूड लाइन होती है इनकी संख्या होती है 181। कितनी होती है? 181। ओके, तो यहां पर चूंकि उन्होंने क्या पूछा हुआ है हमसे, अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर, किस पर पूछी? ग्लोब पर। तो ग्लोब पर कितनी हो जाएगी? 179। ओके, बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? ओके, इंडियन सोल के नाम से किसे जाना जाता है? या हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है? क्या राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? क्या प्रस्तावना को प्रियम्बल को कहा गया है? या फिर फंडामेंटल जो अधिकार है हमारे, फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे, उनको कहा गया है? प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो राइट आंसर लगा दीजिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। क्या है बताएंगे? प्रस्तावना, प्रियम्बल है। ओके, तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। लेकिन अगर भारतीय संविधान की आत्मा तो पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? प्रस्तावना लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, तो लोकतंत्र की आत्मा पूछे जाने पर आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल नंबर 326 लगा दीजिएगा। लेकिन अगर पूछेगा भीमराव, गुरुदेव भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर की अगर हम बात करें कि भीमराव रामजी अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो भारतीय संविधान की आत्मा हो जाएगी, बताएंगे क्या? आर्टिकल नंबर 32। ओके, क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, आप प्रस्तावना लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा क्या है, तो 326 है। इसके साथ में अगर क्वेश्चन पूछा कि भीमराव रामजी अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आप लगाइएगा आर्टिकल नंबर 32। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्या यह विंसेंट चर्चिल थे, क्लीमेंट एटली थे, टोनी ब्लेयर थे या मार्गरेट थैचर थे? ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो सर क्लीमेंट एटली थे। कौन थे बताएंगे? क्लीमेंट एटली थे। ध्यान रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हमसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो बताइएगा लॉर्ड पामस्ट्रन। तो लॉर्ड पामस्ट्रन जो थे, याद रखिएगा, यह ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इस समय प्राइम मिनिस्टर थे सर विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत की आजादी के समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, तो भारत की जो आजादी थी, इसके समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था सर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लीमेंट एटली की पार्टी का नाम क्या था, तो आप बताइएगा लेबर पार्टी। क्या नाम था बताएंगे? लेबर पार्टी। ओके, क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो क्या बताइएगा? सर क्लीमेंट एटली थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड पामस्ट्रन थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कौन थे? विंसेंट चर्चिल थे। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो बताएंगे सर क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्ट दिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? अष्ट दिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। इसी क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है कि अष्ट दिग्गज मंत्रिमंडल किसके दरबार में निवास करता था? तो यह भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अष्ट दिग्गज नाम का जो मंत्रिमंडल है, यह किसके दरबार में निवास करता था? तो नाम आ जाएगा कृष्ण देव राय। क्या नाम आ जाएगा? कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय के दरबार में यह मंत्रिमंडल निवास करता था। ओके, ये 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अष्ट दिग्गज पूछे जाने पर अष्ट दिग्गज किसका मंत्रिमंडल है? तो आप बताइएगा कृष्ण देव राय का। लेकिन पूछता है कि अष्ट प्रधान किसका मंत्रिमंडल था? आप बताइएगा शिवाजी महाराज, वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का जो मंत्रिमंडल है, यह अष्ट प्रधान कहलाता है। इसके साथ में अगर बात करें नवरत्न, तो जो नवरत्न मंत्रिमंडल रहा है, यह मंत्रिमंडल रहा है बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। यह ध्यान रखिए, ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। कौन थे बताएंगे? गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। और अकबर, जो अकबर थे, इनके दरबार में भी नवरत्न निवास करते थे। तो क्वेश्चन होगा कि अष्ट दिग्गज का संरक्षण किसने किया, या अष्ट दिग्गज मंत्रिमंडल किसके दरबार में निवास करता था? आप बताएंगे कृष्ण देव राय के दरबार में निवास करता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन पूछा अष्ट दिग्गज, तो आपने कृष्ण देव लगाए। लेकिन अष्ट प्रधान पूछेगा तो शिवाजी महाराज लगाइएगा। नवरत्न पूछेगा तो या तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य होंगे, या फिर अकबर होंगे। ओके है कि नहीं? ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक मानक ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? क्या यह 90 होती है, 179 होती है, 270 होती है, या 360 होती है? ओके,
ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछता है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। कितनी होती है? 179। लेकिन अगर पूछा मानचित्र पर कितनी संख्या होती, तो मानचित्र पर संख्या होती है 181। कितनी होती है? 181। यहां पर हमसे पूछा गया है ग्लोब पर, राइट आंसर होगा बी लगाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर मानचित्र पूछा तो कितनी लगाइएगा? 181 लगाइएगा। ओके, अक्षांश रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। जो पृथ्वी पर, याद रखना, ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं, इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो पृथ्वी पर ऐसी खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, इनको हम बोलते हैं, याद रखना, लॉन्गिट्यूड लाइन, और इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360। ओके, याद रहेगा। रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक मानक ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती, तो ग्लोब पर पूछेगा तो 179, और मानचित्र पर पूछेगा तो 181। देशांतर रेखाओं की संख्या मानचित्र पर पूछे 360, ग्लोब पर पूछे 360, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ओके। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है और ऑक्सीजन है। ठीक है,